नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं 2026 TVS Ntorq 125 रेस XP मॉडल के साथ सुजुकी एवनिस 125 मॉडल को। जी हाँ दोस्तों, दिखने में अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों स्कूटर काफी सिमिलर फील आपको देती है। प्राइस पॉइंट पे अगर आप लोग देख रहे हैं एक नॉमिनल सा डिफरेंस दोनों में आप लोगों को फील होगा। और देखिए, इसी वजह से टीवीएस है, ये सुजुकी है, इसी वजह से एक डाउट भी क्रिएट होता है कि फिर खरीदना टीवीएस सही होगा या फिर यहाँ पर सुजुकी। इसी डाउट को आज मैं आप लोगों के लिए दूर करने की कोशिश करूंगा। बताऊंगा आप लोगों को दोनों स्कूटर में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, चीज़ें कितनी सिमिलर मिल रही है, कितनी यहाँ पर डिफरेंट मिल रहा है, और साथ ही राइड कंपैरिजन तो करेंगे ही, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 125 सीसी में अगर आप लोग एक स्पोर्टी स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे थे, ये दो स्कूटर अगर आप लोगों की बकेट लिस्ट में थी, तो आप लोगों के लिए खरीदना यहाँ पर Ntorq सही हो सकता है या फिर यहाँ पर एवनिस। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू MS सुजुकी कृष्णनगर, नदिया वेस्ट बंगाल एंड राहुल TVS कृष्णनगर, नदिया वेस्ट बंगाल फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप लोग यहाँ पर सुजुकी या फिर TVS के प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप लोग बिल्कुल कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले दोनों ही स्कूटर की छोटी सी आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूंगा, ताकि की डिफरेंसेस या फिर जो सिमिलैरिटीज है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुंचा सकूं। सबसे पहले कलर के बारे में बात कर लेते हैं। एवनिस 125 की ये कलर अभी आप लोगों को नहीं मिलेगा। देखिए, पहले भी आप लोगों को इसकी 3 वेरिएंट मिला करती थी। बेस मॉडल विदाउट ब्लूटूथ अभी भी आप लोगों को मिल रहा है, मोटा मोटा 4 कलर के साथ मिल जाएगा। पहले भी आप लोगों को मिड मॉडल विद आप लोगों को ब्लूटूथ मिलता था, अभी भी आप लोगों को ये चीज़ सेम मिल रहा है। सामने आप लोगों को यहाँ पर एक खड़ी है, आप कह सकते हैं यहाँ पर भी आप लोगों को 4 कलर अभी मिल जाएगा। फिलहाल अगर आप लोग 2026 मॉडल अगर आप लोग देख रहे हैं, और अगर आप लोग स्पेशल एडिशन देख रहे हैं, वहाँ पर भी आप लोगों को 2 कलर मिल जाता है। तीनों ही मॉडल में मिलने वाली जो 4-4-2 कलर है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर एवनिस की बता दी है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर Ntorq 125 देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को मोटा मोटा 5 वेरिएंट मिल जाता है। उसमें से जो सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क आपको ऑफर करते हैं Ntorq 125 में रेस XP मॉडल, ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर भी आप लोगों को टोटल 3 कलर वेरिएंट बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर प्राइस देख रहे हैं, 1000 रुपये के आसपास जो है आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस मिल जाएगा। मतलब एवनिस में आप लोग ज़्यादा पे करेंगे। अब क्यों, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट व्यू के बारे में बताऊँ, तो देखिए, दोनों में आप लोगों को बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को LED या फिर आप कह सकते हो हेडलैम्प का सेटअप है, ये आप लोगों को यहाँ पर LED का मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी बॉडी देख रहे हैं, तो दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये फाइबर का मिल जाएगा। बॉडी में कोई प्रॉब्लम आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फाइबर की क्वालिटी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही दिखती है। बाकी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, लुक में अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों में ना मेरे हिसाब से अगर ये स्टिकरिंग वगैरह हटा दिया जाए, अगर रिप्लेस कर दिया जाए ना, तो शायद दोनों में आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज भी हो जाएंगे कि कौन सी स्कूटर यहाँ पर सुजुकी है, कौन सी स्कूटर यहाँ पर TVS है। मतलब इतनी ही मुझे यहाँ पर सिमिलर फील होती है। बाकी देखिए, डिफरेंस तो यहाँ पर आप मिलेगा, आपको देख सकते हैं ये जो कट वगैरह है, यहाँ पर आपको डिफरेंस बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये साइड में अगर आप लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट का ये सेक्शन देख रहे हैं, तो काफ़ी सिमिलर भी आप लोगों को बिल्कुल महसूस कराती है ये दोनों स्कूटर। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी फ्रंट व्यू में अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में आप लोगों को यहाँ पर टेलीस्कोपिक फोक जो ये आप लोगों को मिल जाएगा। दोनों स्कूटर में आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, रियर ब्रेक पे अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक के अप्लाई हो जाना, ये अगेन आप लोगों को यहाँ पर दोनों स्कूटर में बिल्कुल मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 190 mm तक का जो डिस्क ब्रेक है नॉर्मल वाला निसान कैलिपर के साथ एवनिस में मिल जाएगा। वहीं अगर आप लोग Ntorq 125 पर आ रहे हैं, तो आप लोग को नॉर्मल कैलिपर के साथ ये आप लोगों को 220 mm तक का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क है, ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। हो गया यहाँ पर आप कह सकते हैं ये सारी आप कह सकते हैं ऑन पेपर वाली बातें, कितनी आप लोगों को यहाँ पर चलाते हुए डिफरेंस क्रिएट करती है, फील समझाती है, वो मैं आप लोगों को चलाते हुए बताऊंगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये टायर देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये डिफरेंस क्रिएट करती हुई नजर आएगी। बिकॉज अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को 100/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ ये आप लोगों को यहाँ अलॉय व्हील, ये आप लोगों को यहाँ पर रेस एक्सपीडिशन में मिल जाएगा Ntorq की। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील आप लोगों को मिल जाता है। बाकी एवनिस में आप लोगों को रियर में 10 इंचेस का अलॉय व्हील मिलता है। यहाँ पर आप कह सकते हैं रेस XP मॉडल Ntorq की यहाँ पर आप लोगों को 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ ही आप लोगों को मिलता है। बाकी अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इस मिड पोर्शन की, जहाँ पर दोनों में आप लोग अच्छा खासा लेग रूम मिलेगा। चलाते हुए बाद इसके बारे में आगे करेंगे। यहाँ पर आपको एज एन एक्सेसरीज जो आप कह सकते हैं ग्लब बॉक्स से आपको फिट करवानी पड़ेगी, वहाँ पर आप लोग को ऑलरेडी मिल रहा है। ठीक है, साइड में भी एक आप लोगों को ग्लब बॉक्स मिलेगा, आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके बारे में। अब दोनों में ही आप लोगों को मैं इसकी जो रियर व्यू है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार बताना चाहूँगा। कुछ इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो टेल लैंप, ये आप लोगों को समझ में आता है। Ntorq में कंपनी इसको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड डिजाइन कंपनी यहाँ पर बिल्कुल कहती है। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा। दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो मडगार्ड का सेटअप है, ये भी आप लोगों को बिल्कुल देखने मिल जाता है। बाकी एक बार
बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो टायर वगैरह इसके बारे में बता देता हूँ। अगर आप लोग यहाँ पर एंटॉर्क 125 पर आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 12 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जब आप लोग आ रहे हैं तो 90/100 सेक्शन तक का टायर विद 10 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील ये आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं 130 एम तक का ड्रम ब्रेक आप लोग को दोनों में मिलेगा। प्लस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर का सेटअप है ये आप लोग को यहाँ पर दोनों में मिलेगा। वहाँ पर बाय डिफॉल्ट आप लोगों को जो लेडीज फुटरेस्ट है वो आप लोगों को मिल रहा है, यहाँ पर वो चीज़ आप लोगों को मिल नहीं रहा है। बाकी यहाँ मेन स्टैंड साइड स्टैंड साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अब यहाँ पर जो इंजन है इस बारे में बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो इंजन का सेटअप है ये मिलेगा। सुजुकी में आप लोगों को यहाँ पर किक स्टार्ट दिख रहा है, यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा है। आप लोगों को अलग से एज एन एक्सेल इसको लगवानी पड़ सकती है। सेटअप आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर सुजुकी में आप लोगों को एवनिस 125 में 124 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा 8.7 PS की पावर और 10 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। लेकिन वहीं अगर आप लोग ये एंटॉर्क पर आ रहे हैं तो 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर, देखिए यहाँ पर 2 वाल्व था, यहाँ पर आप लोगों को 3 वाल्व बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी दोनों में एयर कूल है, दोनों में CVTI है, दोनों में आप लोगों को फ्यूल इंजेक्शन जो है ये बिल्कुल मिल जाता है। बाकी पावर टॉर्क यहाँ पर आप लोग को हल्की से ज़्यादा मिलेगी। जो यहाँ पर 8.7 PS था यहाँ पर आपको 10.2 PS मिल जाएगा। जो यहाँ पर 10 न्यूटन मीटर था यहाँ पर आप लोग को 11.5 न्यूटन मीटर मिलता है। बाकी ये चीज़ इसलिए पॉसिबल हो सकेगा क्योंकि अभी आप लोगों को यहाँ पर इंटेलीगो, ठीक है, आईगो के साथ आप लोगों को यहाँ पर असिस्ट वाली फंक्शन जो है वो भी मिलता है, जिसकी वजह से हल्का बेहतर एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल सकता है। इसके बारे में आगे हम लोग टेस्ट करते हुए बात राइड के दौरान बिल्कुल करने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी ये फुटेज वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं दोनों में आप लोगों को काफ़ी सही यहाँ पर मिल जाता है। साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर इसकी सीट हाइट देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों में है नहीं। अगर आप लोग एवनिस देख रहे हैं 780 एम तक का मिलता है, यहाँ पर आप लोग को 770 एम तक का मिलेगा। 53, 54 तक की अगर आप लोग हाइट देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को मतलब अगर 53 से 54 तक की हाइट है दोनों ही स्कूटर को आप लोग यहाँ पर मैनेज बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी हाँ अगर आप लोग यहाँ पर ये फ्यूल टैंक देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये आप लोगों को खुलती हुई नज़र आएगी। ये देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को 5.8 लीटर्स तक का मिल जाता है और E20 की जो बैजिंग है स्टिकरिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पर एवनिस में देख रहे हैं तो ये भी मैं आप लोगों को बिल्कुल बताना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए आप लोगों को ये यहाँ पर 5.2 लीटर्स तक का मिल जाता है। बाकी देखिए अभी अगर आप लोग देख रहे हैं दोनों ही स्कूटर आप लोगों को यहाँ पर E20 एनाबिल्ड मिलता है। अब देखिए अभी एक जो बर्निंग इशू है E20 को लेकर तो वो एनाबिल्ड ऑलरेडी चीज़ आपको यहाँ पर मिल रहा है। हाँ माइलेज हल्का सा ड्रॉप होगा लेकिन जो इशू अगर आप लोग देख रहे हैं और सारी गाड़ियों में आ रहे जो E20 नहीं है जैसे कि इंजन के पार्ट्स वगैरह खराब होना उससे आप लोग यहाँ पर काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। बाकी हाँ अगर आप लोग देख रहे हैं 40 से 45 के बीच में माइलेज आप लोग को दोनों में मिलना चाहिए, लेकिन एवनिस में आप लोग हल्की सी बेटर माइलेज बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस अगर देखा जाए तो एवनिस में आप लोग को 160 का मिलेगा, यहाँ पर आप लोग को एंटॉर्क में 155 तक का मिल जाता है। वेट में भी फर्क है, एवनिस में आप लोग को 106 किलोग्राम मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को 111 किलोग्राम का मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लोग सीट में अगर आप लोग अंडर सीट स्टोरेज देखते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मोटा मोटा वही 18 लीटर के आसपास आप लोग को मिल जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है USB टाइप वाला ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर एवनिस के बारे में बताऊँ, इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से अगर मैं आप लोग को ओपन करके बताऊँ तो यहाँ पर भी मोटा मोटा 20 से 22 लीटर तक का जो बूट स्पेस है ये आप लोग को मिल जाएगा। तो बूट स्पेस यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा बिल्कुल मिल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसके मीटर कंसोल या फिर अगर आप लोगों को मैं यहाँ पर हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर सबसे पहले मीटर कंसोल आप लोग देख लीजिए, ब्लूटूथ है प्लस यहाँ पर आप लोगों को ये डिजिटल मिल रहा है। तो यहाँ पर स्पीडोमीटर, ओडोमीटर या फिर ये जो ट्रिप वगैरह आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल मतलब आप लोग यहाँ पर देख बिल्कुल पाएंगे। साथ ही अगर आप लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा चढ़ाई पे अगर आप लोग हैं या फिर ढलान पे तो आप लोग इसको लॉक बिल्कुल कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच, टर्न सिग्नल और हॉर्न कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। ग्लब बॉक्स आप देख सकते हैं यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी आप लोगों को ये जो USB टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोगों को मिल जाता है। राइट साइड पे की स्लॉट है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को इंजन किल स्विच जो है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। और अब यहाँ पर मैं आप लोगों को जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी सुना दूँ अपनी इसकी। कैसी लगी एग्जॉस्ट साउंड नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोनों में ही स्पोर्टी स्टाइल का आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर मैं इसकी की को यहाँ पर ऑन करूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है ये ऑन होता हुआ दिखेगा। बाकी ये भी डिजिटल है प्लस ब्लूटूथ यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। असिस्ट फंक्शन भी यहाँ पर है फॉर बेटर एक्सेलरेशन, इसके बारे में आगे हम लोग बात बिल्कुल करेंगे। बाकी यहाँ पर आप लोगों को स्पीडोमीटर के साथ, ओडोमीटर के साथ यहाँ पर जो टैकोमीटर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी ब्लूटूथ का इस्तेमाल अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट ऐप को मोबाइल में डाउनलोड करके थ्रू ब्लूटूथ यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS यहाँ पर भी आप लोग इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर मिल रहा है, टर्न सिग्नल और
हॉर्न दोनों में काफ़ी सिमिलर मिलेगा। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये काफ़ी बढ़िया बात है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को हैजार्ड लैम्प का स्विच मिल रहा है जो वहाँ पर आपको मिल नहीं रहा था। बाकी हल्की सी बेटर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। बाकी यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच है, इसकी भी एग्जॉस्ट साउंड आप लोग सुन लीजिए। कौन सी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों को ज़्यादा बढ़िया लग रही है, नीचे आप लोग कमेंट पे लिखकर प्लीज़ बताइएगा। बाकी देखिए मोटा मोटा दोनों स्कूटर में आपको चीज़ें मिल कर रही है, मैंने आप लोगों को बता दी है। अब मैं आप लोगों को जो प्राइस है वो बता देता हूँ। अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इस मॉडल की एनटॉर्क 125 रेस एक्सपी मॉडल, तो यहाँ पर आप लोग को 1,15,500 के आसपास पे करना होता है। और वहीं अगर आप लोग एवनिस 125 इस मिड मॉडल पर आता है जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ मिल रहा है, तो यहाँ पर आप लोग को 1,16,500 पे करना होता है। मोटा मोटा 1,000 रुपये आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे करेंगे। बेस मॉडल में अगर आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को 1,14,500 रुपये पे करना होता है। टॉप मॉडल जो देखिए बेस मॉडल में ब्लूटूथ नहीं है, टॉप मॉडल में सारी चीज़ें सेम ही है, ब्लूटूथ वहाँ पर भी, लेकिन कलर की वजह से वहाँ पर 1,000 रुपये और आप ज़्यादा पे करेंगे, वहाँ पर 1,17,500 पे करते हैं। तो इन दोनों प्रेजेंट मॉडल के मुकाबले अगर आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर 1,000 रुपये ज़्यादा है, यहाँ पर 1,15,500, यहाँ पर 1,16,500 रुपये। बाकी देखिए कंप्लीटली बात हो चुकी है, दोनों में चीज़ आपको मिल के आ रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर जाकर देखते हैं कि दोनों में चलाते वक्त डिफरेंस आपको कितनी बेहतर फील होती है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस एवनिस, देन हम लोग वहाँ पर एनटॉर्क पर जाएंगे, ठीक है। बाकी सीट हाइट देखिए 780 mm के आसपास आप लोगों को मिल जाता है। जब आप सीट पर बैठ रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आपको ऊंची यहाँ पर फील हो रही है। अगेन मैं अपना स्टेटमेंट दोहराऊंगा, अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4", 5'5" तक की है तो मतलब 5'3", 5'4" तक की है तो भी आप लोग आराम से इसको यहाँ पर यूज़ कर पाएंगे। बाकी स्पेस यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी सही मिल जाता है। और अगर आप लोग देख रहे हैं, आप बैठ रहे हो चाहे पिलियन, स्पेस ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी सही बिल्कुल मिल जाता है। और आप काफ़ी अपराइट भी यहाँ पर बैठ रहे हैं। और सीट की कुशनिंग अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि सॉफ्ट है या फिर हार्ड है, कंफर्टेबल मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और चलिए अब इसकी यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और ये देखिए इनिशियली जब आप लोग देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर आप पिलियन के साथ ही क्यों ना राइड कर रहे हो, इनिशियली इसको टानने में आप लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 9 PS के आसपास की पावर, 10 न्यूटन के आसपास की टॉर्क, बढ़िया आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आ रहा है, ठीक है। कॉकपिट एक्सपीरियंस इज ऑल्सो वेरी गुड। मेरी हाइट यहाँ पर क्लोज टू 6 आप देख सकते हैं। लेग रूम यहाँ पर मुझे काफ़ी सही मिल रहा है। मैं तो कहूँगा अगर आपकी हाइट अराउंड 6'1", 2 तक की भी है, मतलब 6'1" तक की भी अगर है, आप लोग आराम से यूज़ कर पाएंगे। 5'3" होने से भी यूज़ कर पाएंगे, वो तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पर इनिशियल एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर मिलेगा, चाहे आप राइड कर रहे हो पिलियन के साथ राइड कर रहे हो। मेरे ख्याल से इनिशियली टानने में आप लोगों को इस स्कूटर को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगेन कहूँगा अगर आप पिलियन के साथ भी राइड क्यों ना कर रहे हो। और बात अगर यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की हो ही रही है तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करेंगे विद 3 हॉर्न्स। और ये फुल थ्रॉटल। लेट्स सी हाउ soon can we reach 60, 80 and 100. 60 already crossed. 80 crossed. Let's see if we can reach 100. 94. 5. Let's see how soon can we do it. 85 तक जल्दी पहुंच रहे थे, 90 के ऊपर थोड़ी लेट हो रही है। 98 चले गए हैं। मेरी वेट क्लोज टू 80 है यहाँ पर। ये देखिए 99 पर गई थी अभी, और ये 100। ठीक है, डेफिनेटली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए वेट भी यहाँ पर मैटर करती है। मेरी हाइट क्लोज टू 80 है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब 60-80 तो काफ़ी जल्दी पहुंच जाती है। इनफैक्ट अगर आप 85 भी देख रहे हैं काफ़ी जल्दी पहुंच रही थी। 90 के पार जब जा रही है तो ये हल्का सा समय ज़्यादा ले रही है। ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा इसमें यहाँ पर, ठीक है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पर देख भी लिया है। बाकी देखिए वाइब्रेशन एज सच मुझे यहाँ पर फील हो नहीं रही है। मतलब एटलीस्ट 80-85 तक आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होने भी नहीं वाली है। उसके बाद अगर आप लोग देख रहे हैं, हाँ हल्की सी वाइब आपको यहाँ पर जो फुटरेस्ट वाला जो एरिया यहाँ पर आपको फील हो सकता है। बट अगेन वो वाइब्रेशन के हिसाब से मैं उसको नहीं मान रहा हूँ। इंजन की कैरेक्टर आप मान सकते हैं, वो जो इंजन रन कर रही है उसकी हल्की सी जो वाइब है वो आप लोगों को वहाँ पर फील होती है, ठीक है। और हाँ स्टेबिलिटी में आप लोगों को प्रॉब्लम हो नहीं रहा है। लेकिन अगेन अगर फ्रंट में 100 या फिर रियर में अगर 110 का टायर मिल जाता, या फिर एटलीस्ट 14 इंचेस की या फिर 12 इंचेस का ही अगर यहाँ पर टायर मतलब व्हील मिल जाता फ्रंट की तरह, एटलीस्ट अगर रियर में भी 12 इंचेस का व्हील मिल जाता तो ये और बढ़िया हो सकता था, ठीक है।
और देखिए इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील होनी नहीं चाहिए, स्पेशली अगर आप लोग इसको अगर आप सिटी राइड पर भी यूज़ कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फील नहीं होनी चाहिए। बाकी लॉन्ग राइड पे मतलब जब आप यहाँ पर 50, 60, 70 पे टान रहे हैं, फिर तो मतलब मेरे हिसाब से उस स्पीड पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजन हीटिंग वगैरह की इशू जो है मेरे हिसाब से आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। और अगर आप माइलेज देख रहे ऑलरेडी मैंने कही है 40-45 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं कोई आप कह सकते हैं ये जो इंटेलिजेंट स्टार्ट सिस्टम है वैसा कुछ आपको मिले, लेकिन हाँ ये जो इको आप लोगों को यहाँ पर बता रही है, अगर आप इस स्पीड पर चलाएंगे, जब यहाँ पर अगर जिस भी स्पीड पर अगर इको यहाँ पर शो कर रही है, इट मीन्स कि आप लोगों को यहाँ पर बेहतर माइलेज मिलेगा अगर आप लोग उस स्पीड को अगर आप लोग रन करते हैं इको अगर इस इंडिकेटर के साथ। और दोस्तों अब यहाँ पर एनटॉर्क को हम लोग टेस्ट करेंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ पर एवनिस को देखा था और अब बारी आएगी यहाँ पर एनटॉर्क की। मोटा मोटा देखिए वहाँ पर 780 mm के आसपास सीट हाइट मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 770 mm के आसपास जो सीट हाइट है ये मिल रहा है। अब उस वजह से बहुत ज़्यादा जो अप डाउन है वो आप लोगों को फील नहीं होगा। बाकी देखिए यहाँ पर भी लेग रूम जो है काफ़ी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। बाकी सीट अगर मैं कहूँ तो हाँ हल्का सा ज़रा सॉफ्टर है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं यहाँ पर एवनिस 125। बाकी सीट की अगर मैं यहाँ पर स्पेस वगैरह बताऊँ, पिलियन के लिए उतनी ही सीट बची हुई है जितना आप लोगों को वहाँ पर एवनिस में मिला था। बाकी पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल जो है बहुत सही है। मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि दोनों स्कूटर मतलब बिल्कुल ही सेम ही है, शायद हल्की फुल्की डिफरेंस आप लोगों को डिज़ाइन में फील हो, ऑलमोस्ट सिमिलर फील आप लोगों को मिला। मतलब हैंडल बार भी कुछ उसी तरीके से है, काफ़ी अपराइट आप बैठ रहे हैं, स्पेस ठीक ठाक है, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्टवेयर सीट ऑलरेडी मैंने आप लोगों से अभी कही थी, है ना। और चलिए अब यहाँ पर शुरुआत करते हैं। और ये इनिशियल तो देखिए मैं कहूँगा दोनों में आप लोगों को खींचने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बट हाँ यहाँ पर पावर टॉर्क बेहतर है और यहाँ पर आप लोगों को जो इंटेलिगो असिस्ट भी मिल जाता है। चलिए इंटेलिगो तो ठीक है, लेकिन असिस्ट भी आप लोगों को मिलता है, जिस वजह से अगर आप असिस्ट यहाँ पर यूज हो रही है ना तो वो यहाँ पर आप लोगों को पावर बटन के मतलब पावर साइन के हिसाब से यहाँ पर आप लोगों को वो आप कह सकते हैं ब्लू मार्क में यहाँ पर आप लोगों को शो करेगी। तो अगर वो यहाँ पर शो हो रही है, जब आप यहाँ पर ज़्यादा थ्रॉटल लेते हैं तो थोड़ा सा और बेहतर आप लोगों को जो एक्सीलरेशन है वो ये स्कूटर आप लोगों को बिल्कुल निकाल देती है। अब ये चीज वहां पर आपको मिल नहीं रहा है। बाकी इसीलिए आप ये असिस्ट होने की वजह से आप कह सकते हैं यहाँ पर जो पावर टॉर्क है वो भी थोड़ी थोड़ी करके वहां से आप लोगों को यहाँ पर बेहतर मिल रहा है। ठीक है, तो ये देखिए इनिशियल रिस्पॉन्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन अगेन हल्की सी बेहतर आप लोगों को पावर टॉर्क क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा है वो आप लोगों को फील होना लाजमी और वो आप लोगों को यहाँ पर फील हो भी रहा है। ठीक है, बाकी चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन एक बात है, यहाँ पर भी लेग रूम जो है मुझे तो लग रहा है कि वहाँ से यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल रहा है। और ऐसा मुझे हल्की सी ये फील हो रही है ना कि जब आप यहाँ पर कॉकपिट से लेके अपना यहाँ पर ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है व्हेन कंपेयर टू आप कह सकते हैं एवनिस 125। We'll start the acceleration test with 3 horns. I go ready. It's already there. It's आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये शो कर रही है ब्लू मार्क के साथ। यहाँ पर थ्रॉटल रिस्पॉन्स अभी बेहतर मिलने के चांस ज़्यादा है। 60 ऑलरेडी क्रॉस्ड। Let's see how soon we can reach 80 और if we can reach 100। अगर रोड अलाउ करे तो 100 तक खींचेंगे यहाँ पर, और एटलीस्ट 80 तक तो यहाँ पर देखिए हाई स्पीड अलर्ट भी यहाँ पर स्क्रीन पर भी आ चुकी है। लेट्स सी अगर 100 तक जा सके हम लोग। बाकी देखिए इतना मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि अगर आप लोग यहाँ पर इनिशियल स्पीड देख रहे हैं तो दोनों में शायद ही आप लोगों को डिफरेंस फील हो, लेकिन जब आप लोग मिड रेंज तक या फिर जब तक आप लोग टॉप एंड तक पहुंचेंगे ना तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर एवनिस के मुकाबले हल्की सी बेहतर जो टॉप स्पीड है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलनी चाहिए। बाकी देखिए स्टेबिलिटी की जहां तक बात है मैं कहूंगा यहाँ पर आपको थोड़ी सी बेहतर तो मिलेगी, मतलब टायर्स भी चौड़े हैं और प्लस आप लोगों को 12 इंच तक की अलॉय व्हील जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है, तो हल्की सी बेहतर स्टेबिलिटी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ लेग रूम अगेन कहूंगा दोनों में काफी सही है और यहाँ पर हल्की सी बेहतर ही आप लोगों को मिल रहा है मेरे ख्याल से। तो बाकी देखिए अगर आप लोग यहाँ पर हाई स्पीड अगर आप लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी देख रहे हैं काफी अच्छी आप लोगों को मिल जाएगी। अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं मैं कहूँगा अगेन आप लोग जैसे मैंने एवरेज के टाइम पे आप लोगों से कहा था मोटा मोटा 80-85 तक आप लोग आराम से मान कर चल सकते हैं, उससे ऊपर भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं जा सकते, लेकिन फिर से वही कहूँगा 80-85 तक आप लोग यहाँ पर इसकी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। एक स्वीट स्पॉट रहेगा जैसे मैंने आप लोगों को एवनिस के दौरान बताया था। बाकी देखिए इंजन हीटिंग की इशू मेरे हिसाब से आप लोगों को फील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चाहे आप सिटी राइड कर रहे हो या फिर कभी अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकल जाए तो। और साथ ही अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं मोटा मोटा 40 के आसपास यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ एवनिस में आप लोग हल्की सी बेहतर माइलेज जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
सिमिलर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर हल्की से बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टाइम क्रंच की वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं बता रहा हूँ, लेकिन एंटॉर्क 125 में यहाँ पर भी ये जो इंटेलिगो सिस्टम आप लोगों को मिल रहा है, अगर ये काम कर रही है तो जैसे ही आप यहाँ पर स्कूटर को मतलब खड़ी करते हैं, अगर आपकी इंजन चल भी रही है, अगर आइडलिंग पर भी है, तो भी 5 से 7 सेकंड में अपने आप इंजन जो खुद को शट डाउन कर लेती है, ताकि माइलेज को यहाँ पर बेहतर करी जाए। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर अगेन ब्रेक को पकड़कर जैसे आप लोग एक बार थ्रॉटल ब्लिप करते हैं, वैसे ही यहाँ पर ये अगेन चलने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर आप लोगों को फ्रंट में 190 mm तक का यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल रहा है। 106 किलोग्राम की वेट है, प्लस मेरी वेट यहाँ पर 80 किलोग्राम के आसपास है। मैं तो कहूँगा ठीक ठाक यहाँ पर रोक रही है। ये नहीं कि झट से रोक देती है, लेकिन ठीक ठाक रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। मतलब आप लोगों को शिकायत होगा बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं है, लेकिन झट से रोक देती है ऐसे भी नहीं है। ठीक ठाक रिस्पॉन्स आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और पीछे वैसे कोई है नहीं। अब जो रियर ब्रेक है इसको भी एक बार अप्लाई कर देते हैं 60 के आसपास ले जाकर, 61 पे ले जाकर रियर ब्रेक। देखिए रियर में तो कॉम्बी ब्रेकिंग आप लोगों को मिलता ही है, 130 mm तक का ड्रम ब्रेक जो आप लोगों को पीछे मिल जाएगा। तो मैं कहूँगा देखिए यहाँ पर आप लोगों को भी प्रोग्रेसिव नेचर का ही मिल रहा है। हाँ, रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक अप्लाई हो जाती है यहाँ पर बिकॉज ऑफ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, बट उस वजह से बहुत ज़्यादा कुछ जो बेहतर ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है वैसा नहीं है। नॉर्मल आप कह सकते हैं प्रोग्रेसिव नेचर है। जैसे आप रियर ब्रेक को यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, हल्का सा स्पीड जो वो यहाँ पर आप लोगों को स्लो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और पीछे कोई है नहीं। रियर के संग बाद फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं यहाँ पर मैनुअली, और ये 62 पे ले जाके रियर विद फ्रंट। हाँ, यहाँ पर आपको मज़ा आ रहा है। फ्रंट के संग बाद जब आप लोग यहाँ पर रियर ब्रेक को वो मतलब प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा आप कह सकते हैं जो ब्रेकिंग वाला फील है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ये स्कूटर आप कह सकते हैं आप लोगों को बिल्कुल फील करा रही है। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है स्कूटर की ब्रेकिंग। मोटा मोटा पीछे कोई है नहीं, इसको ले चलते हैं 60 के आसपास, और जो फ्रंट ब्रेक है उसको एक बार इस्तेमाल करते हैं, और ये 60 फ्रंट ब्रेक। अच्छा देखिए 110-11 किलोग्राम आसपास इसकी वेट है। माई वेट से सेम है ना, 80 किलोग्राम के आसपास। लेकिन फ़र्क क्या है, भले यहाँ पर वहाँ पर 106 यहाँ पर 11 किलोग्राम है, मोटा मोटा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 5 किलोग्राम ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पर फ्रंट ब्रेक जो है, फ्रंट डिस्क जो आप लोगों को 220 mm तक का मिल जाता है, वहाँ पर 190। तो एक डेफिनेट यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्रिएट करती हुई आपको नजर आएगी। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ से जब आप उठकर यहाँ पर आ रहे हैं तो एकदम ही मतलब वहाँ बहुत मतलब कुछ और था, यहाँ पर बहुत कुछ डिफरेंट मिल रहा है, वैसा नहीं। लेकिन फिर भी हल्की से बेहतर आप लोगों को यहाँ पर फील हो सकती है अगर रियर ब्रेक के बारे में बात करी जाए तो, ठीक है। और रियर में कोई है नहीं। जो रियर ब्रेक एक बार इसको भी इस्तेमाल करते हैं, मोटा मोटा वही 60 के आसपास इसको ले जाएंगे पहले, और ये 60। भाई मैं ये कहूँगा रियर ब्रेक अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि दोनों में चीज़ें काफ़ी हद तक आपको सिमिलर ही फील होनी चाहिए, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी कहूँगा शायद हल्की सी बेहतर आपको फील हो, बिकॉज यहाँ पर भी चीज़ वही है। यहाँ पर कंपनी SBT कहती है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। जब आप रियर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं, फ्रंट ब्रेक हल्की सी अप्लाई होती है, तो शायद हल्की सी बेहतर फील आपको हो सकती है अपने इसके मुकाबले यहाँ पर, बट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को फील होगा। रियर ब्रेक को अगर आप लोग प्रेस कर रहे हैं तो पीछे वैसे कोई है नहीं। रियर के संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई कर देख लेते हैं, मोटा मोटा वही 60 के आसपास ले जाकर, और ये 60 रियर विद फ्रंट। देखिए वहाँ पर भी एवरेज पर जब आप लोग देख रहे थे रियर विद फ्रंट काफ़ी बेहतर था। यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर एक्सपीरियंस मिलेगा रियर विद फ्रंट अगर आप लोग प्रोपोर्शनली अप्लाई कर रहे हैं तो। ब्रेकिंग सेटअप जो है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, और पीछे वैसे कोई है नहीं, रास्ता साइड ले लेते हैं। और देखिए मैं कहूँगा अगर आप यहाँ पर बात सस्पेंशन की कर रहे हैं, इस ऑन द मिड साइड, मतलब एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ, इस तरीके से अगर मैं ये देखिए ये अगर मैं इस तरीके से अगर मैं साइड पर से भी उठ रहा हूँ या फिर मैं अगर साइड पे से इसको गिरा रहा हूँ, अब बॉर्डर्स काफ़ी यहाँ पर बड़ी थी, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम यहाँ पर आई नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा झटका फील हो रहा है, ऐसा नहीं कि झटका आपको फील दे। इनफैक्ट अगर ये जो रिफ्लेक्टर्स है रास्ते पे, ये देखिए इसके ऊपर से जब मैं गुजर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा झटका दे रही है। फिर यहाँ पर देखिए ये मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झटका है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पर झटका फील होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं दे रही है। तो मैं कहूँगा मिड साइड पर है। देखिए फ्रंट हो या फिर रियर में कहूँगा इज ऑन द मिड साइड, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। हाई स्पीड हो, टॉप स्पीड हो, अभी एकदम ही छोटी मोटी कॉर्नरिंग अगर आप करना चाहते हैं, वैसे कॉर्नरिंग को नहीं करें तो बेहतर है, लेकिन अगर हाई स्पीड टॉप स्पीड पर अगर आप लोग जा रहे हैं तो सस्पेंशन आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा फील बिल्कुल दे सकते हैं, इसमें कोई दौरान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए हाई मतलब अगर आप लोग गड्ढे पर से जाते हैं, बाउंस पर से जाते हैं,
थोड़ा बहुत आपको ये झटका देगी। ज़्यादा गड्ढों में ज़्यादा बम्स पर से जाते हैं, थोड़े मोटे गड्ढे थोड़े मोटे बम्स पर से जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर एब्जॉर्ब भी करेगी। यहाँ तक मेरा मानना है, जो मैं इसको यूज़ करके जो मैं आप लोगों को मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों तक यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ओवरऑल फील के बारे में अगर बात करी जाए, रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, ठीक है। स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, बाकी टैकोमीटर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, जो आपको अगेन वहाँ पर एंटॉर्क में आप लोगों को मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ये जो इको इंडिकेटर वगैरह ये आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। मतलब आप यहाँ पर जो करंट फीचर्स वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेग रूम आप लोगों को काफ़ी सही मिल रहा है, टांगने के लिए यहाँ पर यूटिलिटी काफ़ी सही है, आप लोग यहाँ पर हुक वगैरह मिल रहा है। स्पेस इज ओके, नॉट मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा, लेकिन ठीक ठाक है। आप और अगर पिलियन राइड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं साथ में। देखिए मैं कहूँगा इसको बनाया गया है सिटी राइड के लिए 125 सीसी में, लेकिन हाँ मैं कहूँगा एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, ब्रेक भी आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाता है। तो इस हिसाब से अगर कभी आप लोगों का यहाँ पर प्लान बनता है कि नहीं मैं पिलियन के साथ थोड़ा सा लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहता हूँ, 150 किलोमीटर आप लोग जा सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी देखिए सस्पेंशन के बारे में जहाँ तक बात है, मैं कहूँगा यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी स्टिफर मिलेगी। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा स्टिफ है व्हेन कंपेयर टू एवनीस, बट हाँ हल्की सी स्टिफर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए हाई स्पीड हो या फिर अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह पे जा रहे हैं, स्टेबिलिटी दोनों में काफ़ी सही है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि व्हील्स भी बड़ी है, टायर्स भी चौड़े हैं, तो यहाँ पर हल्की से आपको बेहतर मिलेगी। लेकिन हाँ जब आप लोग गड्ढों पर जा रहे हैं या फिर जब आप लोग बम्स पर से गुजर रहे हैं, छोटा मोटा गड्ढा छोटा मोटा बम्प इस पर भी ठीक है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा गड्ढा ज़्यादा बम्स पर से जा रहे हैं, झटका दोनों स्कूटर आपको देगी, लेकिन एवरेज में झटका जो है इसके मुकाबले थोड़ा सा आप लोगों को कम फील होगा। तो ये था देखिए अबाउट सस्पेंशन। ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, रियर व्यू मिरर यहाँ पे थोड़ी सी और बेहतर आप लोगों को रियर व्यू जो है वो आप लोगों को दे, थोड़ा सा बड़ा आप लोगों को यहाँ पर जो व्हील मतलब आप कह सकते हैं जो मिरर ये आप लोगों को मिला, मेरे कहने का मतलब है। और देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक चीज़ एक्स्ट्रा जो है वो आप लोगों को टैकोमीटर यहाँ पर कंपनी बिल्कुल आप लोगों को दे रही है। बाकी यहाँ पर इंटेलीगो आप लोगों को मिल रहा है, ऑलरेडी मैंने कहा है। साथ ही आप लोग असिस्ट की वजह से हल्का सा बेहतर एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिलेगा, ताकि आप लोग अगर कभी चाहे आप सीरीज में राइड कर रहे हो या फिर आप अगर हाईवेज पर क्विक एक्सेलरेशन अगर आपको चाहिए, तो क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए फॉर ओवरटेक्स, तो वो आप लोगों को यहाँ पर असिस्ट फंक्शन जो वो बिल्कुल निकाल कर दे सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस देखिए काफ़ी सही है। मैं तो कहूँगा दोनों को ही आप सिटीज़ में आराम से यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर निकल रहे हैं, आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सेलरेशन आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा और बेहतर पावर आप लोगों को मिले, तो मेरे ख्याल से पावर या फिर एक्सेलरेशन की वजह से ये स्कूटर आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर फील हो सकती है अगर आप लोग हाईवेज पर राइड कर रहे हैं। कंफर्ट की वजह से दोनों से, लेकिन हाँ अगर आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलरेशन वगैरह की जरूरत है तो ये स्कूटर हल्की सी बेहतर आप लोगों को उस मामले में बिल्कुल फील दे सकती है। बाकी देखिए दोनों स्कूटर में क्या है नहीं है, बात हो चुका है। चलिए अब चलते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर, फिर जाकर बात करेंगे कि दोनों में से आप लोगों के लिए फिर खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों अभय सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों स्कूटर में खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा हो सकता है। लुक अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा। दोनों में ऑलमोस्ट ही आप लोगों को चीज़ें लुक वाइज भी आप लोगों को सिमिलर मिल जाता है। बाकी हाँ अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं, यहाँ पर भी कहने लायक नहीं है, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 1-1.5 हज़ार का गैप मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, है ना। और देखिए मैं कहूँगा अगर आप लोगों को एक डिपेंडेबल ब्रांड, एक रिलायबल इंजन चाहिए, ताकि इसके इंजन के पीछे आपको बहुत सारा भागा दौड़ी ना करना पड़े, ठीक है, हर रोज़ आप सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहे हैं ऐसा नहीं होना पड़े, ठीक है, तो मैं कहूँगा अगर आप लोगों को एक अच्छी खासी यहाँ पर स्पेस के साथ अच्छी एक्सेलरेशन, अच्छी ब्रेकिंग, अच्छा फीचर जहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह इस्तेमाल कर सकें, और अगर आप सिटी राइड ज़्यादा करते हैं, कभी अगर आप लोग ओकेशनल लॉन्ग राइड पर निकलते हैं इवन विथ पिलियन, तो भी मेरे ख्याल से ये जो सुजुकी एवनिस 125 एक बढ़िया स्कूटर यहाँ पर रह सकती है, ठीक है। और मैं कहूँगा अगर आप लोगों को हल्की सी और बेहतर एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, आप लोगों को टायर्स वगैरह हल्की सी और चौड़ी चाहिए, आप लोग स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आपको वो स्पोर्टी वाली चीज़ आप लोगों को चाहिए, थोड़ा सा और बेहतर एक्सेलरेशन अगर आप लोगों को चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से देखिए लुक और फील में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं, उस पर मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। लेकिन ये जो 2-3 चीज़ मैंने कही है, जैसे कि हल्की सी मतलब आप लोगों को बड़ा ब्रेकिंग सेटअप, हल्की सी चौड़ी और टायर, फ्रंट और रियर दोनों में ही ये 12 इंच के अलॉय व्हील का मिल जाना है, इन सारी चीज़ों के साथ आप लोगों को थोड़ी सी और अगर बेहतर एक्सेलरेशन चाहिए, मेरे ख्याल से आप लोग यहाँ पर जो एंटॉर्क 125 है इस पर आप लोग जा सकते हैं। और रेस एक्सपी मॉडल तो एंटॉर्क सीरीज में सबसे ज़्यादा पावर टॉर्क भी आप लोगों को ऑफर करती है। तो देखिए दोनों स्कूटर में आप लोगों को चीज़ें क्या मिल रही है, क्या और अच्छी हो सकती थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीटली बता दी है। बाकी अब आप लोग कमेंट पर लिखकर प्लीज़ रिप्लाई करिएगा कि आप लोग आफ्टर दिस रिव्यू एवरेज खरीदना पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर एंटॉर्क 125, नीचे कमेंट पर प्लीज़ लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट अगेन। बहुत जल्द मुलाकात होगा चैनल पर आप लोगों से। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।